बीते सोमवार को जब से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपने वर्डिक्ट को प्रोनाउंस किया है, तभी से इस जजमेंट के अलग अलग पहलुओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। लोग इस जजमेंट पर अपने थॉट प्रोसेस से इसको एनालिसिस करते दिखे गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने जजमेंट से सभी को ये साफ कर दिया था कि उनके इस डिसीजन के पीछे की रीजनिंग क्या रही है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से ऐसा अज्यूम होता है कि आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव करने का एम अपने आप में लेजिटिमेट था और इसलिए मीन्स अडॉप्टेड टू अचीव इट कैन नॉट बी एलिवेटेड एज अ टेस्ट टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द गोल इटसेल्फ। कुछ लोग इस डिसीजन के एंड रिजल्ट को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस डिसीजन के लिए गए मीन्स को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के एक पहलू पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के परमानेंट स्टेटस पर अपने व्यूज को प्रेजेंट किया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के हिस्टोरिक जजमेंट में इसके परमानेंट स्टेटस पर ये इंटरप्रेट किया। जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में डिसॉल्व हुई है, तभी से आर्टिकल 370 ने परमानेंट कैरेक्टर अटेंड किया हुआ है। अगर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के ऊपर डिसीजन नहीं लिया जाता तो पिछले 70 सालों की यूनियन के जम्मू और कश्मीर को स्टेट में इंटीग्रेट करने का सपना के साथ अन्याय होता। वहीं इस जजमेंट बेंच को हेड कर रहे सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने माना कि आर्टिकल 370 was intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir and not cause any disintegration. Articles 371D and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power under Article 371D and Article 370 Clause 3, even when exercised to its fullest extent, does not freeze the system of integration contemplated by Article 370, but is rather intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir. सीजे चंद्रचूड़ ने इस फैसले के दौरान ये भी माना कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने से जम्मू और कश्मीर बाकी राज्यों के बराबर हो गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटायरिटी अब जम्मू और कश्मीर पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर पिटिशनर का आर्गुमेंट था दैट जम्मू एंड कश्मीर वुड परपेचुअली रिटेन इट्स स्पेशल स्टेटस आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व्ड इन 1957 विदाउट अ पॉजिटिव रिकमेंडेशन ऑन वेदर और नॉट टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 would only lead to freezing of the integration contrary to the purpose of introducing the provision। लेकिन इसके ठीक अपोजिट सीजीआई चंद्रचूड़ का मानना था कि यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के डिसोल्यूशन के संबंध में आर्टिकल 370 की कंटेंशन पर पिटिशनर की दलील एक्सेप्ट कर ली जाती है तो आर्टिकल 370 सबसेक्शन 3 रिडंडेंट हो जाएगा और प्रोविजन अपना टेम्पररी कैरेक्टर खो देगा। वहीं आर्टिकल 370 सबसेक्शन 3 ने प्रेसिडेंट को अलाउ किया कि वे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन से प्रायर एक पब्लिक नोटिफिकेशन इशू करे जिससे आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव डिक्लेयर हो सके। हालांकि कोर्ट का मानना था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का रिकमेंडेशन वाज नॉट बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जजमेंट के दौरान माना कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन के लगातार प्रयास जारी थे एंड ही सेड द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू अ नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट आर्टिकल 370 ceases to operate without the recommendation of the constituent assembly. The continuous exercise of power under Article 370 subsection 1 by the president indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President under Article 370 subsection 3 was a culmination of the process of integration and as such is a valid exercise of power. Supreme Court की Constitutional Bench ने Article 370 के abrogation के तहत जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के साथ इसके एक स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किए जाने के डिसीजन को वैलिड मानते हुए कहा गया। President had power to abrogate Article 370 if special circumstances warrant a special solution. सीजीआई चंद्रचूड़ ने वही आगे इस पे रीजनिंग देते हुए कहा कि द कोर्ट कैन नॉट सिट इन अपील ओवर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन वेदर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू द अरेंजमेंट अंडर आर्टिकल 370 हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट। इसके साथ ही कोर्ट का मानना था कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ ग्रेजुअल एंड कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज स्प्रेड ओवर द पास्ट 70 इयर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट टू इंटीग्रेट जम्मू एंड कश्मीर विद द यूनियन। वहीं जस्टिस संजय किशन कौल द्वारा उनके जम्मू और कश्मीर के विजिट के दौरान मास माइग्रेशन और वायलेंस के कारण
कारण इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा को देखने का रेफरेंस भी दिया गया था। हालांकि जस्टिस एस.के. कौल ने ट्रुथ और रिकॉन्सिलेशन कमीशन के सेटअप के प्रपोजल की भी बात सामने रखी थी ताकि कमीशन लोगों तक पहुंच सके। द कोर्ट डिक्लेयर्ड द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन रिडंडेंट एंड इनऑपरेटिव। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ने माना कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कंप्लीट कोड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। इसके अलावा कोर्ट ने सेंटर द्वारा जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड को रिस्टोर करने वाले अश्योरेंस को एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट करने के साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिए थे कि वे जल्द से जल्द कश्मीर वैली में इलेक्शन कंडक्ट करवाए। कोर्ट ने इसके लिए 30 सितंबर 2024 की डेट निर्धारित कर दी है। स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज की बात को एग्जामिन करना कोर्ट ने अननेसेसरी माना। हालांकि कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर स्टेट से लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बनाए जाने के बाद को अपहेल्ड किया है। इस हिस्टोरिक जजमेंट में प्रेसिडेंट द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हुए, वो भी तब जबकि स्टेट असेंबली डिसॉल्व थी और प्रेसिडेंट रूल वहां लागू था। ऐसे में ये फैक्ट भी कोर्ट को इस फैसले में जजमेंट देने से रोक ना सकी। CJI चंद्रचूड़ said, even if this court holds that the proclamation could not have been issued under Article 356, there would be no material relief which can be given in view of the fact that President's rule was revoked in the state of Jammu and Kashmir on October 31, 2019। वही CJI चंद्रचूड़ जस्टिसेस B.R. गवई और सूर्यकांत ने माना कि जब से जम्मू और कश्मीर का यूनियन के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्जीक्यूट हुआ है, उसकी सोवरेनिटी की एलिमेंट वापस ले ली गई है। इस बात पर जस्टिस संजीव खन्ना के साथ साथ जस्टिस एस.के. कौल की भी कंकरेंस देखी गई थी। CJI ने इस बात को और एलाबोरेट करते हुए कहा, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट हैव इंटरनल सोवरेनिटी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय अदर स्टेट इन द कंट्री। Neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. हालांकि आर्टिकल 370 को टेम्पररी कंसिडर करने के मैटर पर CJI चंद्रचूड़ ने ये क्लियर कर दिया था कि इसका टेम्पररी प्रोविजन होना मात्र एक प्रिंसली स्टेट का यूनियन ऑफ इंडिया में एक्सेशन में ईज के लिए किया गया था, जबकि उस टाइम वॉर का माहौल था। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. इस तरह कोर्ट ने अपने द्वारा दिए सोमवार के जजमेंट के ऊपर अलग अलग पहलू पर रीजनिंग देते हुए सभी सवालों को एड्रेस करने की कोशिश की थी। That's all for now. Keep following लॉ चक्रा for more updates.